मायरा अरमान को देखते हुए कहाँ जाना है। सब यही बात कर रहे हैं कि हम दोनों कहीं जा रहे हैं। बताइए ना कहाँ जाना है। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, एक ऐसी जगह जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मायरा शर्म से अपना चेहरा अरमान के सीने में छुपा लेती है। अरमान मायरा को शर्माता देख मुस्कुरा देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर बाद मायरा रेडी होकर अरमान के साथ घर से निकल जाती है। अरमान मायरा को लेकर अपने चौपर में जा बैठता है। थोड़ी देर में दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे तो अरमान एक ब्लैक कलर की पट्टी से मायरा की आंखों को बंद करके बांध देता है। तो मायरा अपनी आंखों पर बंधी पट्टी पर हाथ लगाते हुए, अरमान ये क्या कर रहे हैं आप? अरमान मायरा के कान के पास आकर बोला, सरप्राइज है। मायरा अरमान के हाथ पकड़ते हुए, क्या सरप्राइज है? अरमान मायरा के हाथ को चूमते हुए, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। थोड़ी देर में चौपर रुकता है तो अरमान मायरा को अपनी गोद में उठाए चौपर से निकलकर गाड़ी तक जाता है। अरमान को आता देख राघव गाड़ी का डोर ओपन करता है। राघव अरमान का बॉडीगार्ड है। अरमान हमेशा राघव को अपने साथ नहीं रखता है। जब वो मुंबई से बाहर जाता है तो राघव हमेशा अरमान के साथ या उसके आसपास ही होता है। राघव अरमान के सभी बॉडीगार्ड्स में से सबसे इंटेलिजेंट और ब्रेव होता है। अरमान उस पर बहुत भरोसा करता है। अरमान मायरा को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और राघव गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर में अरमान और मायरा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अरमान मायरा को सरप्राइज देने लाया था। गाड़ी रुकते ही अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे गाड़ी से बाहर निकालने में मदद करता है। मायरा अरमान का हाथ पकड़ते हुए, अरमान अब तो खोल दीजिए इस पट्टी को। तो अरमान मायरा की आंखों से पट्टी को खोलकर हटा देता है। तो मायरा अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पा रही थी। काफ़ी देर पट्टी बंदी रहने की वजह से उसे अपनी आंखों पर सूरज की रोशनी चुभ रही थी। मायरा धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। अब उसे अपनी आंखें खोलने पर रोशनी चुभ नहीं रही थी, लेकिन जब मायरा अपने सामने देखती है तो वो हैरान हो जाती है। हैरानी से मायरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मायरा ने अपने घर को इतने करीब से देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कपूर निवास के मेन गेट को फूलों से सजाया गया था। सिर्फ गेट ही नहीं, पूरा घर फूलों और लाइटों से सजाया गया था, जैसे वहाँ कोई फंक्शन हो। ऐसी सजावट जब की गई थी जब मायरा ने अपनी फैमिली के साथ अपना आखिरी बर्थडे मनाया था। उसे वो एक एक पल याद आ रहे थे, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपने चाचा चाची के द्वारा उसे टॉर्चर करना भी याद आ जाता है। अब मायरा की आंखों में आंसू के साथ डर भी दिखने लगता है। वो डर के दो कदम पीछे हो जाती है और मुड़कर जाने लगती है, लेकिन इससे पहले मायरा वहां से जा पाती, अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मायरा के चेहरे पर पल पल बदलते एक्सप्रेशन को वो देख रहा था। मायरा इस वक्त क्या फील कर रही थी उसे समझ पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अरमान ने मायरा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ये तुम्हारा घर है मायरा, अब तुम इसे देखना भी नहीं चाहती? अपने खुद के घर से दूर भाग रही हो तुम, क्यों? मगर मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चुपचाप सिर झुकाए वो उसके सामने खड़ी रही। उसे चुप देखकर अरमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। अरमान ने मायरा का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे ऊपर करते हुए कहा, तुम भूल गई कि सिया ने तुम्हें क्या कहा था कि तुम जब मनाली वापस आओ तो पहले वाली मायरा बनकर आना, जो कभी किसी से डरती नहीं थी। और तुमने हाँ भी कहा था। तो अब क्या हुआ, तुम फिर से डर रही हो और अपने घर से दूर भाग रही हो? मायरा ने अपनी नज़रें उठाकर अरमान की आंखों में देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसको देख रहा था। मायरा को चुप देखकर उसने फिर कहा, अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या फिर डरकर भाग जाना है। अरमान की बात सुनकर अब मायरा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। अपने आंसू पोंछते हुए नामी अपनी गर्दन हिला दी। नहीं, मैं अब और नहीं भागूंगी। अरमान मायरा के माथे पर चूमते हुए, गुड गर्ल, और फिर मायरा के आंसू पोंछने लगा। उनसे कुछ ही दूरी पर राघव खड़ा था। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर वो खुद को कबाब में हड्डी की तरह फील कर रहा था, लेकिन वो इन्हें यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकता था। वहीं वो अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा था। अरमान मायरा को अपने साथ लेकर घर के मेन गेट की तरफ बढ़ा और मायरा से कहा, अपने घर का दरवाज़ा खोलो। मायरा अरमान की तरफ देखते हुए
हामी अपना सिर हिलाया और दरवाज़ा खोलते हुए उसके हाथ कांपने लगे थे और धड़कनें तेज होने लगी थीं। वो भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। उसे चुपचाप देखकर अरमान ने मुस्कुराते हुए उसका कसकर हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, अपना गिफ्ट नहीं चाहिए तुम्हें? गेट रेडी टू ओपन योर गिफ्ट। ये कहते हुए अरमान ने मायरा का हाथ पकड़कर दरवाज़ा खोल दिया और मायरा को अपने साथ लेकर अंदर आ गया। अपने घर वापस आकर मायरा एक बार फिर से इमोशनल होने लगी थी। ये सब अभी वैसा ही था जैसा छोड़कर वो गई थी। लॉन में से लेकर अरमान उसे सीधे लिविंग एरिया में आ गया था। वहाँ अनीता और मुकेश अपना सामान लिए खड़े थे। शायद वो कहीं जा रहे थे। वहीं 3 लंबे चौड़े आदमी खड़े थे। सभी ने ब्लैक गॉगल और ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। जैसे ही उन तीनों ने अरमान को देखा, उन्होंने तुरंत उसे सैल्यूट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून सर। तीनों ने एक साथ कहा। जवाब में अरमान ने अपना सिर हिला दिया। उसकी आवाज़ सुनकर मुकेश और अनीता ने चौंक कर अरमान की तरफ देखा। वो अरमान को देख हैरान थे कि यह शख्स कौन है, कि तभी उनकी नज़र अरमान के पास खड़ी मायरा पर गई। मायरा को देखकर उन दोनों के चेहरे पर कड़वाहट दिखने लगी थी। जाहिर सी बात है कि वो मायरा को यहाँ देखकर खुश नहीं थे। जब उन दोनों ने मायरा को ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी शादी हो चुकी है। गोल्डन कलर की सुंदर सी डिजाइनर साड़ी, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर और अरमान का हाथ पकड़े खड़ी उन्हीं को देख रही थी। उन दोनों को समझते देर नहीं लगी कि यह शख्स मायरा का पति है। अनीता जी मायरा की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ क्या करने आई है तू? लगभग अनीता मायरा पर चिल्लाते हुए बोली। मायरा उसकी आवाज़ सुनकर डर गई और अरमान की बाजू को कसकर पकड़कर अरमान के पीछे जाकर छुप गई। अरमान मायरा को इतना डरता देख हैरान हो गया और अनीता जो चिल्लाते हुए मायरा के पास आ रही थी, अरमान उसे हाथ दिखाकर रोकता है और कहता है, हिम्मत भी मत करना उसे हाथ लगाने की या फिर उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुकेश अरमान की बात सुनकर अनीता के पास आता है और अरमान को देखते हुए, क्या कर लोगे तुम और हो कौन तुम? अनीता मुकेश को अपने साथ खड़ा देख वो भी बोली, तुम इसके पति हो ना? अगर तुम्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने इससे शादी करके। अरे ये तो बड़ी मनहूस है, अपने पूरे परिवार को मार डाला, वरना इतने बड़े एक्सीडेंट में सिर्फ इसको छोड़कर सभी मर गए और ये मनहूस बच गई। इसे भी उसी एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। इतना बोलते ही अनीता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ इतना जोर था कि उसकी आवाज़ पूरे लिविंग एरिया में गूंज गई थी। अनीता खुद को संभाल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून आने लगा था और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। दर्द के कारण अब वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये थप्पड़ राघव ने मारा था। राघव अरमान के पीछे पीछे घर के अंदर तक आ जाता है और एक जगह खड़ा रहता है। जब वो अनीता को इस तरह अपनी लेडी बॉस पर चिल्लाते हुए देखता है और अरमान का गुस्से से भरा चेहरा देखता है, तो वो उन लोगों के पास आकर अनीता को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अनीता को गिरता देख मुकेश घबरा जाता है और उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और उसे उठाते हुए पूछता है, अनीता तुम ठीक हो? और फिर अरमान की तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? अरमान गुस्से में मुकेश को देखते हुए, और तुम दोनों की कैसे हिम्मत हुई मेरी वाइफ पर चिल्लाने की? अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करते हुए, तुम्हें इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये तुम्हारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कह अरमान मायरा के आंसू पोंछने लगता है। राघव मुकेश को देखते हुए, इंडिया के फेमस बिजनेस टाइकून दी अरमान मलिक हैं ये। मुकेश तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अरमान को देख रहा था। वहीं अनीता अपने होश संभालते हुए मुकेश की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें बड़ी किए अरमान को देख रहा था। मुकेश अपने होश में आते हुए अरमान को देख स्माइल करता है और उसे कहता है, तो आप हैं अरमान मलिक, बहुत सुना है आपके बारे में, प्लीज आइए बैठिए। इतने में राज अपना बैग लिए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जब उसने मायरा और अरमान को देखा तो भागकर उन दोनों के पास आया और खुश होते हुए मायरा के गले लग गया। मायरा भी उसे प्यार से गले लगाती है। फिर राज मायरा से दूर होकर
अरमान को देखता है तो अरमान राज को अपने गले लगा लेता है। राज खुश होते हुए उन दोनों का हाथ पकड़कर बोला, दी जीजू, आप दोनों कब आए? अरमान राज को देखते हुए, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। और कैसे हो तुम? राज अरमान को देखते हुए, जीजू मैं ठीक हूँ। फिर मायरा की तरफ इधर उधर देखते हुए बोला, दी रियांश भी आया है क्या? तो मायरा ने नामे अपना सिर हिला दिया। मुकेश और अनीता राज को इस तरह अरमान के साथ अच्छे से बात करते हुए देखते हैं और राज से पूछते हैं, राज तुम पहले से ही जानते हो इन्हें? राज मुकेश और अनीता की तरफ देखते हुए, माँ पापा ये मायरा दी के हस्बैंड हैं। पिछले दिनों जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था तो मैं दी के पास ही था। मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं गया था, दी की शादी में गया था। उस टाइम दी की शादी थी इसलिए मैं गया था। ये बात राज ने थोड़े हिचकिचाते हुए कही थी। मुकेश ने राज को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम हमें झूठ बोल कर गए थे? राज मुकेश जी की तरफ देखते हुए, तो और क्या करता मैं? अगर आप दोनों को पता चलता कि मैं दी के पास जा रहा हूँ तो आप मुझे जाने ही नहीं देते, इसलिए झूठ बोल कर गया था। राज मायरा की तरफ देखते हुए, दी माँ पापा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मायरा राज का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, राज तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने थोड़ी ना कुछ किया है। राज मायरा को देखते हुए, दी आप नहीं जानती कि माँ पापा ने क्या किया है। मायरा सवालिया नजरों से राज को देखते हुए, क्या किया है? राज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर मायरा की तरफ देखते हुए बोला, दी माँ पापा ने यह घर भेज दिया है, इसलिए हम सब यहाँ से आज जा रहे हैं। मायरा ने जब ये सुना कि उसके चाचा चाची ने यह घर भेज दिया है तो उसके हाथ से राज का हाथ छूट गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसके शरीर में जैसे कोई जान ही ना बची हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आखिर उसके पूरे परिवार की यादें थीं उस घर में। उसने अपना पूरा बचपना अपने परिवार वालों के साथ बिताया था। माहिरा ये घर छोड़कर बेशक चली गई थी, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि इस घर में उसके अपने रहते हैं। बेशक उसके चाचा चाची उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन मायरा फिर भी उन्हें अपना मानती थी। उसे यकीन था कि उसके चाचा चाची उसके घर का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब वो सभी एक साथ इसी घर में रहते थे। लेकिन आज उसके चाचा चाची ने यह घर किसी और को दे दिया। मायरा लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि अरमान ने मायरा को पकड़ लिया। वो इस वक्त मायरा की हालत समझ सकता था। मायरा अरमान के सीने से लग रोने लगी। फिर अरमान से दूर होते हुए वो मुकेश के पास गई और रोते हुए बोली, चाचा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस घर को किसी दूसरे को कैसे दे सकती हैं? ये घर मम्मा पापा ने कितने प्यार से बनवाया था। इस घर में मेरे भाइयों की यादें हैं। इसी घर में मेरी भाभी दुल्हन बनकर आई थी और रियांश ने पहली बार इस घर में अपने नन्हे कदमों से चलना सीखा था। मैंने अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में हर एक पल बिताया है। इस घर के हर एक कोने में हम सब की यादें हैं और आपने उन यादों को ही भेज दिया। और कितने पैसे चाहिए आपको? इस बार मायरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। अनीता को मायरा के चिल्लाने पर गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसकी नजरें राघव पर गईं, जो उसे ही घूर रहा था। अनीता राघव के द्वारा मारा गया थप्पड़ याद कर पीछे हट गई। अरमान मायरा के पास आया और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके आंसू पोंछता है और उसके हाथों में एक फाइल पकड़ा देता है। तो मायरा सवालिया नजरों से अरमान को देखती है, जैसे पूछ रही हो कि ये क्या है। तो अरमान कहता है, खुद ही देख लो। मायरा अपने कांपते हाथों के साथ उस फाइल को खोलकर देखती है और जो कुछ भी उसने देखा उससे वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई थी। फाइल के अंदर के डॉक्यूमेंट को देखकर मायरा के हाथ कांपने लगे थे। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे, जिसकी वजह से उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। अपने इमोशंस को किसी तरह कंट्रोल करके उसने अगला पेज खोला और एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ा। काफ़ी देर तक वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ती रही। उसमें साफ साफ लिखा था कि कपूर निवास और कपूर एंड सन्स ग्रुप ऑफ कंपनी की न्यू ऑनर मायरा थी। ये सब देखकर मायरा अब अपने आंसू को और नहीं रोक पाई और उसने कसकर अरमान को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अरमान ने भी मायरा को गले से लगा लिया और उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, यह सब मैंने इसलिए नहीं किया कि तुम रो। मायरा अरमान से अलग हुई
और उसे देखते हुए बोली, क्या सच में ये घर मेरा है? अरमान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मुकेश मायरा को ये कहते सुना कि ये घर उसका है तो अरमान से बोला, तो क्या आपने ये घर खरीदा है? लेकिन मेरी डील तो रजत मेहता से हुई थी, तो फिर आपने? अरमान मुकेश को देखते हुए एटीट्यूड के साथ बोला, रजत मेहता मेरा असिस्टेंट है। और पेपर साइन करते वक्त तुमने पेपर ठीक से नहीं पढ़े थे क्या, कि इस घर का ऑनर कौन बनने वाला है? फिर थोड़ा रुककर बोला, हाँ पढ़ोगे भी क्यों, क्योंकि उस वक्त तुम्हें पैसों की चमक दिख रही थी। और एक बात और जो तुम्हें नहीं पता वो यह है कि इस घर के साथ कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी की 51% शेयर की ऑनर भी मायरा है। मुकेश अरमान की बात सुन शॉक हो गया, और यही हाल अनीता का भी था। मुकेश यही सोच रहा था कि यह सब कब हुआ और उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला। मुकेश अपने होश में आते हुए, नहीं ये नहीं हो सकता, बिना मेरी परमिशन के ये सब हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरमान मुकेश की बात सुन हंसता है और मुकेश की तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी परमिशन के बगैर ये सब नहीं हो सकता था। लेकिन तुमने खुद उन पेपर पर साइन कर दिया था जिस पर साफ साफ लिखा था कि कपूर एंड सन्स ग्रुप ऑफ कंपनी के 51% शेयर की न्यू ओनर मिसिस मायरा अरमान मलिक हैं। और फिर राघव ने एक फाइल मुकेश की तरफ बढ़ा दी। मुकेश फाइल को खोलकर देखता है और डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान रह जाता है कि वाकई उसने ही इन पेपर पर साइन किए हैं। मुकेश गुस्से में अरमान को देखते हुए बोला, ये तुमने धोखे से इन पर साइन ले लिए हैं, मैं नहीं मानता इन्हें। अरमान मुकेश को एक तीखी नजरों से देखता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुमने भी तो यही किया था मायरा के साथ, धोखे से पेपर पर साइन करवाया था, और जब उसने मना किया तो तुम लोगों ने उसके साथ। इतना कहते ही अरमान का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। फिर अरमान अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, मायरा और राज की वजह से 49% शेयर तुम्हारे पास छोड़ दिए हैं, वरना तुम्हें सड़क पर ला देता। मुकेश अब कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था कि अरमान जो कह रहा है वो सच है। उसने धोखे से मायरा से सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर साइन करवाए थे, और जब मायरा को पता चला तो उसने बाकी के पेपर पर साइन करने से मना कर दिया था। तो उन लोगों ने मायरा को मार पीट कर उन पेपर्स पर साइन करवा लिए थे। धोखे से ही तो उन लोगों ने मायरा की प्रॉपर्टी हड़प ली थी, और आज अरमान ने भी वही उनके साथ किया। थोड़ी देर में मुकेश अनीता और राज घर छोड़कर चले जाते हैं। राज बहुत खुश था मायरा के लिए कि उसे उसका घर वापस मिल गया, क्योंकि उसे पता था कि मायरा अपने घर से कितना अटैच थी। वो इतने सालों तक इसलिए ही तो उनके माँ पापा के द्वारा टॉर्चर करना बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे इस घर से दूर नहीं जाना था। लेकिन जब उन लोगों ने उससे उसका घर भी छीन लिया तो वो यहाँ से चली गई थी। अब इस वक्त उस घर में सिर्फ मायरा और अरमान ही थे। मायरा उसी जगह खड़ी बस अरमान को ही देखे जा रही थी। अरमान ने मायरा को देखा जो उसी को देख रही थी। वो मायरा की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देख अरमान मायरा के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है, और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, तो मिसिस मलिक, कैसा लगा आपको अपनी शादी का तोहफा? मायरा अरमान की आंखों में देखते हुए, बहुत प्यारा तोहफा है, बिल्कुल आपके जैसा। अरमान मुस्कुराते हुए, रियली? मायरा अरमान के गाल पर किस करते हुए, हाँ। फिर कुछ याद करते हुए मायरा अरमान को देखते हुए बोली, क्या आप इन सब की वजह से ही इतने दिन घर नहीं आए थे? अरमान मायरा के गाल को सहलाते हुए, तुम्हें क्या लगता है? मायरा अरमान के गले लगते हुए, अरमान आपको नहीं पता कि आपने मुझे क्या दिया है। यह सिर्फ एक घर नहीं है, मेरी अब तक की सारी यादें हैं, जहाँ मैंने अपने परिवार के साथ एक एक पल बिताए थे। फिर मायरा अरमान से अलग होती है और अरमान को देखते हुए बोली, लेकिन अरमान मुझे सिर्फ अपना घर चाहिए था, ये बिजनेस या और कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। मैं इस बिजनेस को नहीं संभाल पाऊंगी। अरमान मायरा को समझाते हुए, क्यों नहीं संभाल पाओगी? जरूर संभाल लोगी। मेरे ऑफिस में भी तो कितना काम है, मीटिंग भी अटेंड की है, वो भी अकेले, और तुमने बहुत अच्छे से किया है, तो ये सब भी तुम अच्छे से कर लोगी। मायरा अरमान को देखते हुए थोड़ी परेशानी के साथ बोली, नहीं अरमान, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। आपके साथ ऑफिस में काम करना अलग बात है, और खुद किसी कंपनी को अकेले संभालना अलग बात है। मुझसे नहीं होगा ये सब।
अरमान मुस्कुराकर मायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, तुम सब संभाल लोगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। और किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे कह सकती हो। और तुम अपनी कंपनी का काम मुंबई में रहकर ही कर सकती हो। ये मत सोचना कि तुम मुझसे अलग रहकर ये सब करोगी, क्योंकि मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मायरा अरमान की बात सुन मुस्कुरा देती है और अरमान के गले में अपने हाथ डालते हुए कहती है, आपसे दूर जाना भी कौन चाहता है। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करता है और उसकी गर्दन पकड़कर अपने करीब लाता है। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। दोनों की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और अरमान जैसे ही अपने होंठ मायरा के होंठ पर रखने वाला होता है कि तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सरप्राइज! तो दोनों अपनी आंखें खोल पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर जिस तरफ से आवाज़ आई थी उस तरफ देखते हैं। सामने सिया और सामर्थ अपनी अपनी आंखों पर हाथ रखे खड़े थे। सिया और सामर्थ को देख अरमान और मायरा जल्दी से एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। अरमान ने ही सिया को यहाँ बुलाया था। उसने सिया और उसकी फैमिली को सब बता दिया था। लेकिन सामर्थ को यहाँ देखकर अरमान थोड़ा सरप्राइज था। अरमान सामर्थ को देखते हुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरमान की बात सुन सिया और सामर्थ अपनी आंखों पर से हाथ हटाते हुए बोले, हमने कुछ नहीं देखा। अरमान और मायरा उन दोनों का जवाब सुन झेप जाते हैं और वहीं मायरा का तो शर्म से पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। वो अपनी नज़र नीचे करके अरमान से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। अरमान मायरा को खुद से दूर खड़ा देख मायरा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है और सामर्थ को देखते हुए कहता है, हाँ अगर कुछ देख भी लिया तो क्या, मेरी वाइफ है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। मायरा तो हैरानी से अरमान को देखने लगी और सोचने लगी, क्या अरमान पागल हो गए हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? उन्हें कुछ पता भी है? बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। फिर मायरा खुद को अरमान से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अरमान मायरा की कमर से पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेता है और उससे देखते हुए कहता है, कोशिश मत करो, सब बेकार है, तो चुपचाप मेरे पास खड़ी रहो। वहीं सिया और सामर्थ उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। अरमान मायरा को पकड़े हुए ही सामर्थ की तरफ देखते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामर्थ अपने दांत दिखाते हुए, मैं तो अपने काम से मनाली आया था। मुझे पता चला कि तू भाभी को लेकर मनाली आया है, तो बस मैं मिलने आ गया। सामर्थ से बात करते वक्त अरमान की पकड़ मायरा पर से ढीली हो जाती है, तो मायरा ने इस बात का फ़ायदा उठाकर खुद को अरमान की पकड़ से छुड़ा लिया और जल्दी से सिया के पास जाकर उससे गले मिलने लगी। अरमान मायरा को जाता देख सामर्थ को घूरने लगता है। सामर्थ अरमान की नज़रों को भांपता हुआ अरमान से अपनी नज़रें हटाकर मायरा से बात करने लगता है और कहता है, भाभी मेरे यहाँ आने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो मायरा सामर्थ को देखते हुए कहती है, नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है? सामर्थ अरमान की तरफ देखते हुए मायरा से कहता है, क्योंकि कोई है जिससे मेरे यहाँ होने से एक प्रॉब्लम हो रही है। सामर्थ का इशारा समझकर सिया और मायरा हंस देती हैं। वहीं अरमान भी सामर्थ की बात सुनकर उसके पास आता है और उसके गले में अपने हाथ डालकर कहता है, तेरी शादी हो जाने दे, फिर मैं भी तुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करूँगा। फिर देखता हूँ कि किसे प्रॉब्लम होती है। नौटंकी कहीं का। इस पर सामर्थ अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है। ऐसे ही चारों भाई सोफे पर बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। अरमान सामर्थ से पूछता है, तूने बताया नहीं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? सामर्थ अरमान को देखते हुए, तेरी शादी के बाद मुझे बैक टू बैक सर्जरी करनी पड़ी, बहुत बिजी हो गया था, इसलिए तो सिया से मेरी बात भी नहीं हो पाई और उसे मिल भी नहीं पाया जाते वक्त, और यहाँ सेमिनार अटेंड करने आया हूँ, तो सोचा सिया से भी मिल लूँ। उससे मिलने के लिए मैंने उसे फ़ोन किया, तो उसी से पता चला कि तू भी यहीं है, तो बस आ गया तुझसे मिलने। जब सामर्थ और अरमान बातें कर रहे थे, तब मायरा और सिया अपनी ही बातों में लगी हुई थी। मायरा उठते हुए बोली, चल सिया, मुझे पूरा घर देखना है। सिया मायरा का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाते हुए, घर बाद में देख लियो, पहले तू मेरे घर जा, वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मायरा सिया को देखते हुए, हाँ मैं चली जाऊंगी, पहले घर तो देख लूँ, कितने टाइम बाद यहाँ आई हूँ। ये कहकर मायरा उठ जाती है और किचन की तरफ जाने लगती है। सिया मायरा को रोकते हुए, रुक मायरा, पहले तू घर जाकर सबसे मिल ले,
तब तक मैं तेरे इस घर को पहले जैसा बना देती हूँ। और फिर एक गुड न्यूज़ भी है। मायरा खुश होते हुए, गुड न्यूज़ क्या है? कहीं भाभी तो? सिया हमें अपना सिर हिला देती है। मायरा खुशी से सिया को गले लगाते हुए बोली, सिया हम दोनों बुआ बनने वाले हैं। फिर सिया से अलग होते हुए, मैं अभी जा रही हूँ भाभी से मिलने। ये कह मायरा अरमान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर से बाहर ले जाती है। वहीं अरमान मायरा को इतना खुश देख बहुत खुश हो जाता है। वो भी यही तो चाहता था कि मायरा हमेशा खुश रहे। मायरा गाड़ी के पास आकर अरमान से गाड़ी की चाबी मांगती है, तो अरमान मायरा को देखते हुए, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मायरा अरमान को देखते हुए, हाँ बिल्कुल आती है। प्लीज़ जल्दी से चाबी दीजिए ना मुझे, भाभी के पास जाना है। अरमान मायरा की एक्साइटमेंट और खुशी देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तो मैं ले चलता हूँ ना। ये कह अरमान राघव को कॉल करता है। वहीं राघव गार्डन में सभी बॉडीगार्ड्स को कुछ समझा रहा होता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, तो राघव कॉल पिक करता है और अरमान से बात कर वो अरमान के पास जाकर गाड़ी की चाबी देता है। मायरा अरमान के हाथ से चाबी लेकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठती है। अरमान मायरा को ड्राइविंग सीट पर बैठा देख जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और मायरा से कहता है, जान मैं ड्राइव करता हूँ ना, तुम यहाँ आकर बैठो। मायरा अपना सीट बेल्ट लगाते हुए, अरमान रिलैक्स कीजिए, मुझे अच्छे से ड्राइविंग करना आता है, आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। अरमान अपना सीट बेल्ट लगा लेता है और मायरा गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी आगे बढ़ाती है और गाड़ी मनाली की सड़कों पर चल पड़ती है। मायरा बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही थी। अरमान मायरा को देखते हुए, तुम्हें तो अच्छे से गाड़ी चलानी आती है। मायरा ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए, हाँ तो आपको क्या लगा कि मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती? गाड़ी ही नहीं बल्कि मुझे बाइक भी चलानी आती है। अरमान मायरा को देखते हुए, ओह रियली, तुमने कभी बताया नहीं। मायरा अरमान को जवाब देते हुए, आपने कभी पूछा ही नहीं। इस पर अरमान मुस्कुरा देता है। मायरा सामने देखते हुए, कुणाल भैया ने मुझे और सिया को गाड़ी और बाइक चलाना सिखाया था। उसी देर में मायरा और अरमान सिया के घर पहुंच जाते हैं, तो मायरा फटाफट गाड़ी से निकलकर घर के अंदर चली जाती है। अरमान मायरा को अकेले जाता देख खुद से ही बोला, लो हमारी मैडम तो हमें पूरी तरह इग्नोर करके ही चली गई, जैसे मैं इनके साथ आया ही नहीं हूँ। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी जान। ये कह अरमान गाड़ी से निकलकर वो भी घर के अंदर चला जाता है। वहीं मायरा घर में आते ही बोली, मेरा इंतजार कर रहे हैं आप सब। मायरा की आवाज़ सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ से मायरा अंदर आ रही थी। सभी मायरा को देख खुश हो जाते हैं और मायरा के पास जाते हैं। मायरा सभी के गले मिलती है और कुणाल के गले लगते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन्स भाई, आप पापा बनने वाले हैं। कुणाल मायरा को गले लगाते हुए, और तू बुआ। फिर मायरा रिया से भी मिलती है और उसे गले लगाते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन्स भाभी। रिया मुस्कुराते हुए मायरा को गले लगा लेती है। तब तक अरमान भी अंदर आ जाता है और सबसे मिलता है। अरमान भी कुणाल और सिया को कांग्रेचुलेट करता है। फिर सभी बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। रिया और मायरा किचन में रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। रिया मायरा को कहती है वो खाना बना लेगी, लेकिन मायरा मना करते हुए उसके साथ खाना बनाने लगती है। डिनर बनकर रेडी हो जाता है। सिया और सामर्थ भी घर आ चुके होते हैं। सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। सभी मायरा को इतना ज़्यादा खुश देख बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने मायरा को इतना खुश अपनी फैमिली के साथ ही देखा था और उनके जाने के बाद मायरा की खुशी कहीं खो गई थी। लेकिन आज वो बहुत खुश थी। सिया और उसकी फैमिली को आज पहले वाली मायरा नजर आ रही थी, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। सिया मायरा को देखते हुए, मायरा थैंक यू सो मच मुझे मेरी पहले वाली फ्रेंड लौटाने के लिए। बस अब तू ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुझे जल्दी से मौसी बना दे। सिया की बात सुन मायरा जो खाना खा रही थी वो बुरी तरह से खांसने लगी। मायरा को खांसता देख अरमान ने जल्दी से मायरा को पानी दिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। मायरा पानी पीती है और थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करने लगती है। रिलैक्स होने के बाद मायरा सिया को घूर कर देखती है और उसकी पीठ पर एक मुक्का जमा देती है। सिया अपनी पीठ सहलाते हुए, औस क्या कर रही है, मारेगी क्या? मायरा सिया को घूरते हुए, ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ही मारा है। दोनों की नोकझोंक देखकर घर के सभी लोग हंस देते हैं।
डिनर के बाद मायरा और अरमान कपूर निवास चले जाते हैं और सामर्थ होटल में चला जाता है। मायरा सामर्थ को अपने साथ कपूर निवास में ही रहने को कहती है, लेकिन सामर्थ ये कहकर मना कर देता है कि उसने होटल में रूम बुक किया है और उसका सामान भी वहीं होटल में है और वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। मायरा कपूर निवास पहुंचकर जब घर की लाइट ऑन करती है तो उसकी नज़र घर की दीवारों पर जाती है, जहां उसकी फैमिली की हर तरह की फोटो लगी हुई थी। ये सब देख मायरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उन तस्वीरों को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र लिविंग एरिया की दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर जाती है। उस तस्वीर में मायरा का पूरा परिवार होता है। उसके मम्मी पापा, दोनों भाई भाभी, 17 साल की मायरा और मायरा की गोद में छोटा सा नन्हा सा रियाज। उस तस्वीर को देख मायरा की आंखें नम हो जाती हैं और मायरा आगे बढ़कर उस तस्वीर को छूती है और फील करती है कि जैसे सभी तस्वीर में ना होकर उसके सामने ही खड़े हो। मायरा यह एहसास करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अरमान, जो अब तक मायरा की खुशी में खुश हो रहा था, वो अब मायरा को रोते हुए देख उसके पास आता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। मायरा अरमान को करीब देख पलट जाती है और उसके सीने से लग जाती है और कहती है, थैंक यू अरमान, मुझे ये सब कुछ देने के लिए। अरमान मायरा के आंसू पोंछते हुए, मैंने ये सब थैंक यू के लिए नहीं किया है, ये सब मैंने तुम्हें खुश देखने के लिए किया है, तो तुम खुश रहा करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मायरा मुस्कुराते हुए, जब आप मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा खुश ही रहूंगी। अरमान मायरा की आंखों में देखते हुए, फिर कोई काम आज अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर लें। मायरा समझ जाती है कि अरमान के कहने का क्या मतलब है। वो अरमान को थोड़ा परेशान करने के इरादे से अनजान बनते हुए, कौन सा काम रह गया था अरमान? सारे काम तो हो चुके हैं। आप ना थक गए हैं, पिछले कुछ दिनों से सोए नहीं हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। यह कह मायरा जाने लगती है। अरमान जैसे जैसे मायरा की बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए मायरा मनी मन हंस रही थी। जब मायरा जा रही थी तो अरमान जल्दी से मायरा के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर एक झटके में अपने पास खींच लेता है। अचानक ऐसे करने से मायरा अपने आप को संभाल नहीं पाती और अरमान के सीने से जा लगती है। इस वक्त मायरा के हाथ अरमान के शोल्डर पर होते हैं। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लेता है। अरमान मायरा की आंखों में देखते हुए, मुझे नींद आ रही है, हाँ, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। इतना कहते ही अरमान अपने होंठ मायरा के होंठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। अरमान मायरा को काफ़ी डीपली किस करने लगता है। मायरा के हाथ अरमान के गले से होते हुए उसके बालों में चलने लगते हैं और अरमान के हाथ मायरा की पीठ पर चलने लगते हैं। एक लंबी और पैशनेटली किस के बाद अरमान मायरा के होंठों को आज़ाद कर देता है और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। अरमान के ऐसे गोद में आते ही मायरा समझ जाती है कि अरमान के मन में क्या चल रहा है। ये सोचकर ही मायरा की धड़कनें तेजी से दौड़ने लगती हैं। अरमान मायरा को रूम में लाता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है। मायरा हैरानी से अरमान को देखते हुए, अरमान कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरमान मायरा को नीचे उतारते हुए, शावर लेने। मायरा अरमान को दूर करते हुए, पहले आप बाहर जाइए, मैं नहा लेती हूँ, फिर आप नहा लेना। अरमान मायरा के करीब आते हुए बोला, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, साथ में दोनों शावर लेंगे। इतना कर अरमान पानी का टेम्परेचर सेट कर शावर ऑन कर देता है और शावर का पानी उन दोनों को भिगो रहा होता है। मायरा कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि अरमान अपने होठों से मायरा के होंठ बंद कर देता है। 10 मिनट की किसके बाद अरमान मायरा के होठों से अलग होता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वहीं मायरा अरमान के छूने से मदहोश होने लगती है। अरमान मायरा को दीवार की तरफ घुमा देता है और धीरे से उसके बालों को एक तरफ कर पीछे से गर्दन पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगता है। अरमान मायरा की खुली हुई पीठ पर अपना हाथ चलाते हुए चूम रहा था। मायरा अरमान की तरफ पलटकर अरमान के गले से लग जाती है। अरमान मदोसी में मायरा के गीले बालों में अपनी उंगलियों की पकड़ बनाकर बालों को पीछे की तरफ ही कर देता है, जिससे मायरा का चेहरा ऊपर हो जाता है और अरमान मायरा के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। मायरा के हाथ भी अरमान के गले से होते हुए उसके बालों में चलने लगते हैं। दोनों काफ़ी देर एक दूसरे को किस करते रहते हैं। मायरा को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो अरमान मायरा के होठों को आज़ाद कर देता है और मायरा गहरी सांस लेने लगती है। अरमान मायरा को मदोसी भरी आंखों से देख
उसके गले पर चमक रही पानी की बूंदों पर अपने होंठ रख देता है और गले को बेतहासा चूमने लगता है। दोनों ही मदोसी में एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। ऐसे ही काफ़ी देर चलते सावर के नीचे प्यार करते हुए मायरा का शरीर कांपने लगता है। पानी ठंडा नहीं था, लेकिन मनाली की ठंड की वजह से और काफ़ी देर सावर के नीचे रहने की वजह से मायरा को ठंड लगने लगती है, जो अरमान को महसूस हो रहा होता है। तो अरमान सावर बंद कर मायरा के कांपते होठों पर अपने होठ रख देता है। अगली सुबह 7 बजे अरमान जब उठता है तो वो देखता है कि मायरा गहरी नींद में उसकी बाहों में सो रही है और उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं। तो अरमान उसके बालों को कान के पीछे कर देता है। अरमान बहुत देर तक मायरा को निहारता रहता है, क्योंकि मायरा किसी मासूम से बच्चे की तरह अरमान से चिपक कर सो रही थी। थोड़ी देर बाद अरमान अपने होठ मायरा के होठों पर रखकर हल्की सी किस कर लेता है और तुरंत पीछे हो जाता है, जिससे मायरा की नींद न खुले। कल रात और सुबह के प्यार भरे लम्हे याद कर अरमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मायरा के माथे पर किस किया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। फिर वो बिस्तर को छोड़कर बाथरूम की तरफ चला गया। 30 मिनट बाद अरमान बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि मायरा अभी भी सो रही है। अलमारी से कपड़े निकाल कर पहन लेता है और मायरा के पास जाकर बेड पर बैठ गया और मायरा के सिर को सहलाते हुए बोला, जान उठ जाओ, और कितना सोगी। तो मायरा अरमान की आवाज़ सुन दूसरी तरफ पलटकर सो जाती है। इस वक्त मायरा की पीठ अरमान की तरफ थी। अरमान दोबारा मायरा को उठाते हुए, जान देखो सुबह हो गई है, उठ जाओ। मायरा अरमान की तरफ पलटते हुए, अरमान आपने सुबह सुबह मुझे बहुत तंग किया है। आपने मेरी नींद खराब कर दी थी, तो प्लीज़ मुझे अभी सोने दीजिए। यह कह मायरा ब्लैंकेट से अपना पूरा चेहरा कवर करके सो जाती है। अरमान जब सुबह 4 बजे उठा था, तब उसने मायरा को काफ़ी परेशान किया था। उसे खूब प्यार किया था। जब मायरा थक जाती है तो वो रुक जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। ये सब याद आते ही अरमान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अरमान मायरा के चेहरे से ब्लैंकेट को हटाता और उसके माथे को चूमकर कहता है, ठीक है, तुम थोड़ी देर और सो लो। अरमान जब बेड से उठता है तो उसकी नज़र सामने वॉल पर जाती है, जहाँ मायरा की बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें लगी होती हैं, और उन सब तस्वीरों के बीच उन दोनों की शादी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। अरमान उन तस्वीरों के पास जाकर एक एक तस्वीर को ध्यान से देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जान बचपन से ही खूबसूरत है। लगता है यह रूम मायरा का है, तभी तो सिया ने मुझे इस रूम में रहने को बोला था। अरमान आगे बढ़कर देखता है, जहाँ एक कांच का स्लाइड डोर था। अरमान डोर ओपन कर बाहर आता है तो देखता है वहाँ एक स्विमिंग पूल है और उससे कुछ दूरी पर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, और उस गार्डन में एक झूला रखा हुआ था। अरमान ये सब देखकर मुस्कुरा देता है और अंदर रूम में वापस आकर डोर बंद कर देता है। अरमान एक नज़र मायरा को देख नीचे किचन में चला जाता है और मायरा के लिए खाना बनाने लगता है। करीब 40 मिनट में खाना बनकर रेडी हो जाता है। अरमान सर्वेंट को खाना डाइनिंग टेबल पर रखने को बोल ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। अरमान जब रूम में पहुंचता है तो सामने मायरा को देख मुस्कुरा देता है। इस वक्त मायरा नहाकर आई थी। उसने एक टॉवल को अपने बॉडी पर लपेटा हुआ था और दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछ रही थी। मायरा को ऐसे देख अरमान का गला सूखने लगा था। उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास होने लगा था। अरमान मायरा के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके कंधे पर किस कर लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जान। मायरा मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। अरमान मायरा के कंधे और गले पर उंगली को फेरते हुए, जान क्या इरादा है तुम्हारा। मायरा अरमान की बातों का मतलब समझते हुए उसकी बाहों से खुद को छुड़वाकर अरमान की तरफ पलटकर उसे देखती है और कहती है, कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, इसलिए ऐसे टॉवल में हूँ। आपने तो पैकिंग भी नहीं करने दी मुझे, अब क्या पहनूं। अरमान मायरा के पास आता है और उसकी नज़र मायरा की गर्दन के आसपास बने नीले निशान पर जाती है, तो वो घबरा जाता है और मायरा से पूछता है, ये क्या हुआ तुम्हें, ये निशान कैसे बन गए। मायरा अरमान की बात सुन हैरान थी कि अरमान ये कैसे सवाल पूछ रहा है उसे, जबकि सब उसी की ही वजह से हुआ है। मायरा अरमान को घूर कर देखती है तो अरमान मायरा को इस तरह घूर कर देखने का मतलब समझ जाता है और मुस्कुराकर मायरा को देखने लगता है। अरमान को पता था कि ये निशान उसी ने दिए हुए हैं, लेकिन वो मायरा को बस थोड़ा चिढ़ा रहा था, और हुआ भी यही। मायरा अरमान की मुस्कान देख चिढ़ जाती है
और उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचता है और कमर से पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, सॉरी। मायरा अपनी नाराजगी जताते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, तो अरमान समझ जाता है कि उसकी प्यारी वाइफ उससे नाराज है। अरमान मायरा का चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर अपने सामने करता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। मायरा अरमान की इस सडन किस से पूरी ब्लैंक हो गई थी। मायरा अरमान को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन अरमान वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अरमान की पकड़ मायरा की कमर पर और कस जाती है और उसका दूसरा हाथ मायरा की गर्दन के पीछे होता है, जिससे मायरा उससे दूर न हो सके। मायरा भी अपनी नाराजगी भूल अरमान का साथ देने लगती है। दोनों किस करने में इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। काफ़ी लंबी किस के बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अपनी सांसों को नॉर्मल करने के बाद अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अगर रोज़ ऐसी गुड मॉर्निंग किस मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाएगा। मायरा शर्माकर अरमान के सीने से लग जाती है। फिर थोड़ी देर में अरमान को देखते हुए बोली, अब मैं क्या पहनूं? अरमान मायरा को अलमारी के पास ले जाता है और अलमारी खोलकर मायरा को दिखाता है। मायरा अलमारी में रखे कपड़ों को देख बोली, अरमान ये सब कब लाई आप? अरमान मायरा के बालों को कान के पीछे करते हुए, इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान है, लेकिन सब मेरी पसंद के हैं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखते हुए, मैं भी तो आपकी पसंद हूँ, मुझे तो किसी ने नापसंद नहीं किया। अरमान मायरा की बात सुन मुस्कुरा देता है और उसके माथे पर किस कर लेता है और कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ वरना ठंड लग जाएगी। तो मायरा हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ ही देर में मायरा चेंज करके रूम में आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। अरमान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। बात खत्म होने के बाद अरमान मायरा के पास आता है और मायरा को देखते हुए ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाता है और उसमें से सिंदूर लेकर मायरा की मांग पर देता है और उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, परफेक्ट, अब तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। यह सुन मायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अरमान को हक कर लेती है। थोड़ी देर में दोनों नीचे आ जाते हैं। मायरा डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखकर बोली, वाह अरमान, खाना देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, किसने बनाया? अरमान मायरा को खाना सर्व करते हुए, मैंने बनाया है ये सब। मायरा अरमान को हैरानी से देखते हुए, अरमान ये सब आपने बनाया है? आपको खाना बनाना आता है? अरमान मायरा को खाना खिलाते हुए, जी हाँ मुझे आता है। जब मायरा ने खाना खाया तो बोली, वाह अरमान ये तो बहुत टेस्टी है। अरमान मायरा के करीब आकर उसके कान में धीरे से बोला, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। मायरा अरमान को दूर करते हुए, आप चुपचाप खाना खाइए। मायरा अपनी नज़रें नीचे किए खाना खाने लगती है, क्योंकि वो अरमान की बातों से शर्मा जाती है। वहीं अरमान मायरा को शर्माता देख मुस्कुरा देता है। दोनों खाना खाकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले राघव अरमान के सामने आकर अपने हाथ बांध नजर नीचे कर खड़ा हो जाता है और कहता है, सर बाहर कोई आया है, वो कह रहे हैं कि उन्हें मैम से मिलना है। अरमान उन्हें अंदर भेजने को कहता है, तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। उनके हाथों में कुछ होता है जिसे देख अरमान और मायरा हैरान रह जाते हैं। अरमान उन्हें अंदर भेजने को कहता है तो राघव उन लोगों को लेकर अंदर आ जाता है। अरमान और मायरा उन लोगों के हाथ में रेड रोजेस के बुके देखते हैं। वो सभी लोग एक एक कर अंदर आते हैं और सभी के हाथों में रेड रोज का बुके होता है। थोड़ी देर में पूरा लिविंग एरिया रेड रोजेस के बुके से भर जाता है। ये देख अरमान और मायरा हैरान हो जाते हैं। सभी बुके रखकर वापस चले जाते हैं, तो उनमें से एक लड़का बड़ा सा बुके लेकर मायरा के पास आता है और उसे दे देता है। मायरा उस लड़के को देखते हुए, ये सब क्या है और कौन हो तुम? वहीं अरमान पहले तो इतने सारे बुके देख हैरान था, लेकिन जब वो लड़का मायरा को बुके देता है तो अरमान को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उस लड़के की शर्ट का कॉलर पकड़कर बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बुके देने की? मायरा अरमान का गुस्सा देख घबरा जाती है और बुके को साइड में रख अरमान को उस लड़के से दूर करते हुए, अरमान क्या कर रहे हैं, छोड़िए उसे। मायरा पूरी कोशिश कर रही थी अरमान को उस लड़के से दूर करने की, लेकिन अरमान इतने गुस्से में था कि उसे मायरा की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी।
वहीं वो लड़का तो पूरी तरह से डर गया था। उसके तो इस ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। वो डरते हुए बोला, सर ये सब तो हमें यहाँ पहुँचाने के लिए कहा गया था। राघव अरमान के पास आते हुए, सर मैं इसे हैंडल करता हूँ। अरमान उस लड़के को छोड़ देता है तो वह लड़का अपने आप को संभाल पाता है, इससे पहले ही राघव उसे गर्दन से पकड़ लेता है। अरमान आगे आकर उस लड़की को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? वो लड़का डरते हुए बोला, सर मैं तो एक फ्लोरिस्ट हूँ और ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया हूँ। मुझे इस एड्रेस पर यह सब बुके भेजने को कहा गया था। और उस बड़े से बुके की तरफ इशारा करके बोला, उस बुके को खास तौर पर मैम को देने के लिए कहा गया था। सर मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरमान गुस्से में उस लड़के को घूरते हुए, किसने कहा था? वो लड़का अरमान को देखते हुए, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने ही हमें कहा था। अरमान उस लड़के को देखते हुए, कौन है ये मिस्टर सिंघानिया? उसका पूरा नाम बताओ। वो लड़का डरते हुए राघव और अरमान को देखते हुए बोला, सर मुझे पूरा नाम नहीं पता, उनका फ़ोन आया था और उन्होंने इस एड्रेस पर ये सभी बुकें भेजने को बोला था। मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने यही बताया और कॉल कट कर दिया। फिर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, सर मुझे जाने दीजिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। मायरा कब से ये सब देख रही थी। जब उसने देखा कि अरमान और राघव उस लड़के को नहीं छोड़ रहे हैं तो मायरा अरमान के सामने आते हुए, अरमान जाने दीजिए उसे, ये तो बस अपना काम कर रहा था। फिर मायरा राघव की तरफ देखते हुए, आप प्लीज छोड़ दीजिए इसे और जाने दीजिए। राघव अरमान की तरफ देखता है तो मायरा राघव की नज़रों को भांपकर अरमान की तरफ देखती है तो उसे अरमान की आंखों में गुस्सा नजर आता है। मायरा देखती है कि दोनों में से कोई उसकी बात नहीं मान रहा है तो मायरा राघव को देखकर गुस्से में बोली, मैंने कहा छोड़िए उसे, लेकिन राघव उसे नहीं छोड़ता है। वो बस अरमान के इशारे का इंतजार कर रहा था। मायरा इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए, मैंने कहा छोड़िए उसे। मायरा की तेज आवाज सुन अरमान अपने होश में आ जाता है और राघव को इशारा कर उस लड़के को छोड़ने को कहता है तो राघव उस लड़के को छोड़ देता है और वो लड़का बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। अरमान राघव को बाहर जाने का इशारा करता है तो राघव अपने बॉस का इशारा समझकर बाहर चला जाता है। राघव के जाने के बाद अरमान मायरा के पास आता है और उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि मायरा उससे पहले ही बिना अरमान की तरफ देखे अपने रूम में चली जाती है। अरमान मायरा को गुस्से में जाता देख झट से उसके पीछे चला जाता है, लेकिन जब वो रूम में पहुंचता है तो मायरा वहां नहीं थी। अरमान मायरा को ढूंढते हुए बाथरूम में जाता है, लेकिन मायरा वहां भी नहीं थी। फिर अरमान की नज़र सामने कांच पर बने डोर पर चली जाती है तो अरमान उस डोर के पास जाकर डोर ओपन करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। अरमान बार बार डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता है। अरमान थक हार कर डोर के दूसरे साइड देखता है जहां मायरा झूले पर बैठी थी। अरमान मायरा को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ मायरा तक नहीं जा रही थी क्योंकि वो कांच का डोर साउंड प्रूफ था। फिर अरमान ने मायरा को कॉल किया तो मायरा फ़ोन पर अरमान का नाम देख पीछे मुड़कर डोर की तरफ देखती है जहां अरमान खड़ा उसे डोर ओपन करने का इशारा कर रहा था। मायरा ने अरमान को देखते हुए कॉल कट कर दिया और फिर अपना मुंह फेर कर बैठ गई। वहीं अरमान मायरा की नाराजगी देख समझ जाता है कि उसकी प्यारी वाइफ उससे बहुत गुस्सा है। अब उसे अपनी वाइफ का गुस्सा शांत करना था तो अरमान रूम में उस डोर की चाबी ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में चाबी ढूंढने पर अब अरमान को चाबी मिल जाती है तो वो डोर ओपन करता है। डोर ओपन होने की आवाज़ सुन मायरा पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि अरमान उसके पास ही आ रहा है। अरमान को अपने पास आता देख मायरा वहां से उठकर स्विमिंग पूल के साइड से जाने लगती है। यह देख अरमान मायरा के पास चला जाता है और उसे रोकने के लिए वो मायरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मायरा अरमान को सामने देख साइड से जाने लगती है तो अरमान उसकी साइड का रास्ता रोकते हुए फिर से सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर मायरा दूसरी तरफ से जाने लगती है तो अरमान फिर से उसका रास्ता रोक लेता है। मायरा गुस्से में अरमान को देखती है तो अरमान मुस्कुरा देता है। मायरा पलट कर जाने लगती है तो अरमान उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, सॉरी जान। मायरा खुद को छुड़ाते हुए, छोड़िए मुझे। अरमान मुस्कुराते हुए, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। मायरा अपना गुस्सा दिखाते हुए, थोड़ी देर पहले तो आपको अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि मैं भी नहीं।
तो अब क्यों आई हैं मेरे पास? छोड़िए मुझे, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है आपसे। ये कह मायरा अपना पूरा जोर लगाकर अरमान को खुद से छुड़वा लेती है, लेकिन धक्का मुक्की के चक्कर में अरमान का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। तो मायरा अरमान को गिरने से बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर अरमान का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो अरमान का पेट संभाल नहीं पाती और वो भी अरमान के साथ पूल में गिर जाती है। मायरा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ है। वो जल्दी से पानी के ऊपर आती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही अरमान आराम से खड़ा मुस्कुराकर मायरा को देख रहा था। मायरा अरमान को मुस्कुराता देख गुस्से में घूरने लगती है। मायरा गुस्से से कहती है, यह सब आपने जानबूझकर किया ना? अरमान मुस्कुराते हुए मायरा के कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है, बिल्कुल ये सब मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि तुम मुझसे दूर भाग रही थी, तो तुम्हें अपने पास लाने के लिए मैंने ये सब। इतना कह अरमान की नज़र मायरा के होठों पर ठहर जाती है, जहाँ पानी की कुछ बूंदें होती हैं। अरमान का मन अब मायरा को किस करने लगता है, तो अरमान धीरे धीरे मायरा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। जब मायरा अरमान को अपनी तरफ झुकता देखती है, तो वो एक झटके से अरमान को खुद से दूर धक्का दे देती है और स्विमिंग पूल से बाहर जाने लगती है। वहीं अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उसे हक कर लेता है और उसके टॉप को नीचे सरकाकर गले पर किस करने लगता है। अरमान की इस तरह किस करने से मायरा को अपने शरीर में एक सनसनाहट सी महसूस होती है। अब मायरा अपना गुस्सा भूलकर अरमान के सीने में सिमट जाती है। फिर वही होता है जो दोनों चाहते थे। एक बार फिर अरमान और मायरा सब कुछ भूलकर अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। शाम के वक्त दोनों रेडी होकर बाहर जाते हैं। आज का डिनर वो दोनों सिया और सामर्थ के साथ बाहर ही करने वाले थे। चारों एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे थे, मायरा अरमान को देखते हुए। अरमान, आप खाना ऑर्डर कीजिए, तब तक मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। अरमान मायरा को देख मुस्कुराते हुए हाँ कहता है, तो मायरा उठकर जाने लगती है, तो सिया उसे रोकते हुए, रुक, मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों बाथरूम के लिए चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद अरमान खाना ऑर्डर करता है और सामर्थ को देखते हुए बोला, चल अब बता कि तू यहाँ क्या करने आया है। सामर्थ अपने फोन में देखते हुए, बताया तो था कि सेमिनार अटेंड करने आया हूँ। अरमान सामर्थ का फोन लेते हुए, तू सच सच बता कि तू यहाँ क्यों आया है। देख, तुझे पता है कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, तो बता तू यहाँ सिया के लिए ही आया है ना? सामर्थ अरमान को देखते हुए, जब तुझे पता है तो क्यों पूछ रहा है? अरमान सीरियस होते हुए बोला, देख सामर्थ, मुझे पता है कि तू सिया से प्यार करता है, लेकिन अपनी फीलिंग को कब तक छुपा कर रखेगा? तू उसे क्यों नहीं बता देता कि तू उससे प्यार करता है? सामर्थ अरमान को देखते हुए, यार ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे अपनी फीलिंग बताना नहीं चाहता हूँ। मैं जब भी कोशिश करता हूँ बताने की, तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, ये सोचकर कि अगर सिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। अरमान सामर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए, अगर तू ऐसे ही डरता रहा तो बहुत देर हो जाएगी और कोई और ही तेरे प्यार को तुझसे दूर ले जाएगा। सामर्थ घबराते हुए, मतलब क्या है तेरा? क्या सिया किसी से प्यार करती है? अरमान सामर्थ को रिलैक्स करते हुए, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी से प्यार नहीं करती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मायरा ने मुझे बताया कि उसकी फैमिली उसके लिए लड़का देख रहे हैं। तभी वहाँ तो वेटर खाना लेकर आ जाते हैं, तो अरमान और सामर्थ चुप हो जाते हैं। वेटर्स खाना टेबल पर रख कर चले जाते हैं। उनके जाते ही मायरा और सिया भी आ जाती हैं। सामर्थ एक नज़र सिया को देखता है और उदास होकर अपने प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। वहीं सिया भी अपने प्लेट में खाना सर्व करती है और सामर्थ को चुप देख बोली, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने चुप क्यों हैं? इस पर सामर्थ सिया को देख एक फीकी सी स्माइल करता है और नामे अपना सिर हिला देता है। सामर्थ का ऐसा फीका सा रिएक्शन देख सिया अरमान से इशारे से पूछती है कि क्या हुआ, तो अरमान अपने कंधे उचकाकर नामे जवाब दे देता है, जैसे कह रहा हो मुझे नहीं पता। न जाने क्यों सिया को सामर्थ की चुप्पी अच्छी नहीं लगती, उसे तो सामर्थ हंसता बोलता अच्छा लगता है। सिया अपने मन में बोली, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है इसके उदास होने पर। वहीं अरमान मायरा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मायरा उसे कहती है कि वो खुद खा लेगी, लेकिन अरमान उसकी एक नहीं सुनता और उसे खाना खिलाता है। मायरा अरमान को देखते हुए,
अरमान बस कीजिए, मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। इस पर अरमान उससे कहता है, अभी खाया ही क्या है तुमने? देखो अभी आधी प्लेट भी खत्म नहीं हुई है और तुम्हारा पेट भर गया। चुपचाप सारा खाना फिनिश करो। मायरा अरमान का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए, अरमान प्लीज मैं अब और नहीं खा सकती। अरमान मायरा की तरफ सूप का बाउल करते हुए, ठीक है लेकिन इसे पियो। और फिर अरमान मायरा के थोड़ा करीब आकर धीरे से बोला, इसकी तुम्हें ज़रूरत है, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तभी तो आज रात। इतना बोल अरमान मुस्कुराने लगता है और अपनी एक आंख बिंग कर देता है। मायरा अरमान की बात सुन शर्मा जाती है और चुपचाप सूप पीने लगती है। अरमान भी अपनी जगह सीधे बैठकर मायरा को देखते हुए खाना खाने लगता है। जब मायरा ने थोड़ा सूप पिया तो उससे वो टेस्ट थोड़ा अजीब लगा। उसे वो टेस्ट थोड़ा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वो गैस नहीं कर पा रही थी कि वो किस चीज़ का सूप है। वो अरमान से पूछना चाहती थी कि ये कौन सा सूप है, लेकिन जब उसने अरमान को आराम से खाना खाते देखा तो वो चुप रही और अरमान को खाना खाते देख मुस्कुराने लगी, क्योंकि कब से अरमान उसे ही खिला रहा था, खुद उसने कुछ नहीं खाया था। और अब जब वो खाना खा रहा था तो मायरा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप वो सूप पीने लगी। वही सामर चुपचाप अपना खाना खा रहा था और सिया का खाना खाते टाइम पूरा ध्यान सामर पर ही था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। तो सिया उस साइड देखती है जहाँ मायरा अपनी आंखें बंद किए चेयर की बैग से अपना सिर टिकाकर सांस लेने की कोशिश कर रही है और सिया को बुलाने की कोशिश कर रही है। सिया मायरा की हालत देख घबरा जाती है और चेयर से उठते हुए जोर से बोलती है, मायरा क्या हुआ? सिया की तेज आवाज़ सुन अरमान, जो कि फ़ोन में कोई मैसेज चेक कर रहा था, उसका ध्यान मायरा की तरफ जाता है और सामर्थ का भी ध्यान मायरा की तरफ जाता है। तो वो उठकर मायरा के पास आते हैं। अरमान तो मायरा की हालत देख घबरा जाता है। वो मायरा के गालों पर थपथपाते हुए बोला, मायरा क्या हुआ? आंखें खोलो। मायरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मायरा अपनी आंखें खोलते हुए अरमान को देखती है और उसके कोट को कसकर पकड़ते हुए उसके पेट में अपना सिर लगा लेती है और आंखें फिर से बंद कर लेती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर लाल होता जा रहा था। अरमान अपने घुटनों पर बैठकर मायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए देखता है कि उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका है। अरमान घबराते हुए सामर से बोला, सैम देख क्या हुआ है मायरा को? सामर्थ मायरा के चेहरे और हाथ को देख अरमान से पूछता है, क्या भाभी को किसी चीज़ से एलर्जी है? अरमान मायरा को संभालते हुए, एलर्जी? मुझे नहीं पता। सिया सामर्थ की बात सुन उस सूप को देखती है जिसे मायरा पी रही थी और वो उस सूप को टेस्ट करके देखती है और हैरानी से सामर्थ को देखते हुए कहती है, मायरा को मशरूम से एलर्जी है और ये सूप जो मायरा पी रही थी ये मशरूम सूप है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, वरना इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अरमान जो मायरा को कसकर पकड़े हुए था, वो सिया की बात सुन मायरा को अपनी गोद में उठा लेता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। सामर्थ और सिया भी अरमान के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। मायरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी हल्की सी आंख खोलकर अरमान को देखती है, लेकिन उसे अरमान का चेहरा धुंधला दिख रहा था। मायरा अरमान के कोट को कसकर पकड़ते हुए, अरमान, मायरा से बोला भी नहीं जा रहा था। अरमान मायरा को लेकर गाड़ी में बैठता है और सामर्थ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और सिया भी जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। सामर्थ गाड़ी स्टार्ट कर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। वहीं अरमान मायरा को अपने सीने से लगाए उसे आंखें खोलने को कहता है। अरमान मायरा की हालत देख बहुत घबराया हुआ था। उसने मायरा को कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे कोई उससे उसकी मायरा को छीन रहा हो। अरमान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ ही देर में वे सभी हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर मायरा का इलाज कर रहा होता है। अरमान मायरा के पास ही होता है। वो मायरा का हाथ पकड़ वहीं उसके पास खड़ा होता है। डॉक्टर जब मायरा को इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं तो अरमान डॉक्टर को रोकते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? इंजेक्शन मत दीजिए, कोई मेडिसिन दे दीजिए जिससे इन्हें जल्दी आराम आ जाए। सामर्थ अरमान को समझाते हुए, दवाई बहुत टाइम लेगी असर दिखाने में अरमान, इंजेक्शन से बहुत जल्दी असर होगा और कल सुबह तक भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर अरमान को देखते हुए, डॉक्टर सामर्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर मलिक,
हमें इन्हें इंजेक्शन देना ही होगा जिससे जल्दी ठीक हो जाएं। सामर्थ्य एक अच्छा और फेमस सर्जन है जिस वजह से उसे हर कोई जानता है। सामर्थ्य से सर्जरी करवाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। इसी वजह से वो डॉक्टर भी सामर्थ्य को जानते थे और अरमान को तो हर कोई जानता है। सामर्थ्य अरमान को देखते हुए, भाभी की हालत देख तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से ठीक हो जाएंगी वो? इंजेक्शन के बाद कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया तो सामर्थ्य ने डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाने को कहा। डॉक्टर ने मायरा की कलाई में कनेला फिक्स किया। अरमान ने देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और डॉक्टर ने मायरा को 2 इंजेक्शन लगा दिए। अरमान ने इस दौरान अपनी आंखें खोली ही नहीं और वो खुद को दोष दे रहा था आज जो हुआ उसके लिए। डॉक्टर ने रात भर मायरा को यहीं हॉस्पिटल में रहने का बोला और चला गया। मायरा हॉस्पिटल आने तक बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर में मायरा को होश आ जाता है, लेकिन इंजेक्शन के हैवी डोज के कारण वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, तो वो अपनी आंखें बंद ही रखती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। वहीं अरमान मायरा का हाथ पकड़े बैठा बस आज के बारे में ही सोच रहा था कि उसे कैसे मायरा के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसने कभी मायरा से उसकी पसंद नापसंद के बारे में क्यों कुछ नहीं पूछा, जबकि मायरा कुछ ही दिनों में उसके बारे में सब जान गई थी। जैसे कि उसे खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ। और उसने तो कभी मायरा से जानने की कोशिश ही नहीं की कि मायरा को क्या पसंद है। उसने तो बस जब भी उसे कुछ दिया वो मायरा ने खुशी खुशी ले लिया, कभी कोई शिकायत भी नहीं की। क्या वो मायरा के प्यार के लायक भी है या नहीं? ये सब सोचते हुए एक बार फिर अरमान की आंखों में आंसू निकल आए। अरमान ने मायरा को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी जान, तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है। इधर सामर्थ और सिया दोनों हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठे थे। अरमान ने उन दोनों को घर जाने को बोला तो दोनों मना कर देते हैं और वहीं हॉस्पिटल में रुक जाते हैं। दोनों को साथ बैठे काफ़ी देर हो जाती है और उन दोनों के बीच खामोशी होती है। सिया खामोशी तोड़ते हुए बोली, सामर्थ आपको क्या हुआ है? आप इतने चुप क्यों हैं? लेकिन सामर्थ कुछ नहीं बोलता। जब सिया को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सामर्थ की तरफ देखती है जो कि बैठे बैठे ही सो गया था। सिया सामर्थ को सोता देख मुस्कुरा देती है और वो देखती है कि सामर्थ ठीक से सो नहीं पा रहा है। नींद में उसकी गर्दन बार बार एक तरफ झुक रही है और वो नींद में ही खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो सिया उठकर सामर्थ की दूसरी साइड बैठ जाती है और उसका सिर अपने कंधे पर रख लेती है और सामर्थ को देख मुस्कुरा देती है। आधी रात को अरमान मायरा को देखते देखते ही उसका हाथ पकड़े बेड पर सिर रखकर बैठे हुए ही सो जाता है। तभी कोई उस रूम में आता है। उसके हाथ में रेड रोजेस का बहुत ही सुंदर बुके होता है। वो शख्स मायरा के पास आता है और वहीं बेड के पास खड़ा होकर मायरा को निहारने लगता है। फिर बुके साइड टेबल पर रख धीरे से मायरा को देखते हुए कहता है, कितने सालों बाद तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे फेवरेट रोजेस। तुम्हें बहुत पसंद है ना? फिर वो शख्स मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, गेट वेल सून माया, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसकी नज़र अरमान पर जाती है जो मायरा का हाथ पकड़े हुए सो रहा था। अरमान को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तभी मायरा नींद में थोड़ी हिलती है तो वो शख्स एक नज़र मायरा को देख रूम से बाहर चला जाता है। बाहर डोर पर बने कांच से मायरा को देखते हुए, माया अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ हम जल्दी मिलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे पहचानती भी हो या नहीं। यह कह वो शख्स वहाँ से चला जाता है। सुबह मायरा की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को अलग ही जगह पाती है। वो ध्यान से अपने चारों तरफ देखती है तो पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर उसे कल रात की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। फिर उसे एहसास होता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। तो मायरा उधर देखती है तो पाती है कि अरमान उसका हाथ पकड़े बैठे बैठे ही सो गया है। अरमान को अपने पास देख मायरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मायरा अरमान को जगाने लगती है कि तभी डॉक्टर रूम में एंटर करता है। डॉक्टर मायरा को देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मिसेस मलिक, अब कैसा फील कर रही हैं आप? डॉक्टर की आवाज़ सुन अरमान उठ जाता है और एक नज़र डॉक्टर को देख मायरा को देखता है जो डॉक्टर से बात कर रही थी।
मायरा डॉक्टर को देखते हुए, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, अब मैं ठीक हूँ। फिर मायरा अरमान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अरमान मायरा को देख बोला, अब कैसी हो तुम? मायरा अरमान को देखते हुए, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर मायरा को इंजेक्शन देता है और कनेला निकालने लगता है तो अरमान ये देख डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आराम से करिए, मायरा को दर्द होगा। डॉक्टर कनेला निकालते हुए, रिलैक्स मिस्टर मलिक, कुछ नहीं होगा। फिर मायरा को देखते हुए बोला, मिसेस मलिक आप बहुत लकी हैं जो आपको इतना केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले हैं। यह सुन मायरा अरमान को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। बातों ही बातों में डॉक्टर ने कैनेला निकाल दिया था और उन्हें घर जाने की परमिशन भी देकर डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही सिया और सामर्थ्य भी आ जाते हैं। मायरा को ठीक देख दोनों खुश होते हैं और फिर चारों कुछ ही देर में घर पहुंच जाते हैं। सिया मायरा को अपना ख्याल रखने का बोल अपने घर चली जाती है और सामर्थ सिया को छोड़ने उसके घर चला जाता है। गाड़ी में सिया और सामर्थ के बीच खामोशी होती है। वे दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे क्योंकि आज सुबह जब सामर्थ की आंख खुली तो उसने देखा कि वो सिया के कंधे पर सिर रख के सो रहा है। उसका चेहरा सिया की गर्दन को छू रहा था। सिया को अपने इतने करीब देख उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी सिया भी अपनी नींद से जाग जाती है। सिया को उठता देख सामर्थ एकदम से सिया से दूर होने लगता है कि तभी सिया की एक हल्की सी चीख निकल जाती है क्योंकि सामर्थ के गले की चैन सिया के बालों में उलझ गई थी और सामर्थ के एकदम दूर होने की वजह से सिया के बाल खिंच जाते हैं और उसके मुंह से आह निकल जाती है। सामर्थ सिया के करीब आकर उसके बाल को अपने चैन से सुलझाने लगता है। वहीं दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने से दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी किसी के धक्का लगने से दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। सिया सामर्थ के नीचे थी। सिया को कोई चोट नहीं आई थी क्योंकि सामर्थ ने उसके सर के नीचे अपना हाथ लगा दिया था। गिरने की वजह से दोनों होठ आपस में टकरा गए थे। इस सबसे तो सिया को जैसे 440 वाट का झटका लगा हो क्योंकि सामर्थ ऐसा पहला लड़का था जो सिया के इतने करीब आया था। वही सामर्थ तो बस सिया को ही देखे जा रहा था। तभी किसी की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है, अरे भाई रोमांस करना है तो घर जाकर करो ना, यह हॉस्पिटल है। जिसे सुन सामर्थ और सिया अपने होश में आते हैं और दोनों उठ जाते हैं और मायरा के पास चले जाते हैं। सिया का घर आते ही सिया बिना कुछ बोले जल्दी से गाड़ी से उतरकर सीधा घर के अंदर भाग जाती है। वही सामर्थ्य सिया को जाता देख सोचता है कि कहीं सिया को बुरा तो नहीं लग गया। कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगा, जो कुछ हुआ वो सब अनजाने में हुआ। फिर उस पल को याद कर सामर्थ्य के चेहरे पर मुस्कान तर जाती है और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर अरमान और मायरा नहाकर फ्रेश हो जाते हैं। अरमान मायरा से पूछकर उसके पसंद का खाना बनाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन अरमान वो मायरा से बात नहीं कर रहा था। वो मायरा की तबीयत खराब होने का कारण खुद को समझ रहा था। वो गिल्टी फील कर रहा था। खाना खाने के बाद अरमान मायरा को रेस्ट करने का बोल जाने लगता है तो मायरा उसे रोकते हुए, अरमान क्या हुआ है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? अरमान मायरा से नजरें चुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे कुछ काम है तो बस इसलिए जा रहा था। मायरा अरमान को देखते हुए, तो फिर आप मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरमान, कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आपको थोड़ी ना पता था कि मुझे मशरूम से एलर्जी है। अगर आपको पता होता तो आप ऐसा करते क्या? नहीं ना, फिर क्यों? अरमान मायरा को देखते हुए, क्यों नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी? पता होना चाहिए था ना मुझे, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें तो सब पता है ना मेरे बारे में कि मुझे कब क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ। लेकिन मुझे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।